हेलो गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद है आपको मेरी लास्ट वीडियो पसंद आई होगी जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि कनाडा आने के क्या तरीके हैं। अभी हमारा जो वीलॉग बनाने का आज का मकसद है वो ये है कि अगर आप कनाडा में लैंड हो चुके हैं तो आगे क्या करना है, क्या प्रोसेस है आगे जॉब सर्च करने का। क्योंकि आगे आपका जो इमीडिएट एक्शन जो आपकी साइड से है वो जॉब सर्चिंग है, ताकि आपका जो इनकम है वो आना शुरू हो जाए। क्योंकि आपके एक्सपेंसेस डॉलर्स में जा रहे हैं तो आपको इनकम भी डॉलर्स में आनी चाहिए यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं कि मैं जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मेरी बैकग्राउंड है। और मैंने 2014 से लेकर 2021 तक मैंने दुबई के अंदर जॉब की थी एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। बिल्डिंग साइट के ऊपर मैंने डिफरेंट कंसल्टेंसीज़ के अंदर काम किया, कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज़ के अंदर काम किया। और मैंने लकीली जो है वो एक क्वालिटी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जिनमें 5 स्टार होटल से उनके ऊपर मैंने काम किया था। तो मेरे पास एक एक्सटेंसिव नॉलेज था बिल्डिंग साइट के ऊपर। तो मुझे कनाडा की इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मेरा मतलब एक्सपीरियंस था वो इतना वाइडर था कि मुझे इतना इशू नहीं हुआ। यहाँ के जो सिस्टम थे वो ऑलमोस्ट वही हैं। लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम इनके हो गए, इनका फायर अलार्म कोड्स इनका हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उनके हवाले से मैं बता रहा हूँ कि हम पाकिस्तान, इंडिया या यूएई जहाँ पे मैं जॉब करके आया था वहाँ पे हम ब्रिटिश स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया जाता, बीएस स्टैंडर्ड को। यहाँ पे इनके अपने नॉर्थ अमेरिका के अपने स्टैंडर्ड हैं जिनको कनाडा के अंदर सीएसए कहा जाता है। कैनेडियन जो स्टैंडर्ड हैं, सेफ्टी इनके स्टैंडर्ड्स हैं सीएसए, आप उनको फॉलो करते हैं। ओंटारियो ने अपने बनाए हैं। और ओबीसी इनका कोड है, ओंटारियो बिल्डिंग कोड। अगर आपने बिल्डिंग डिज़ाइन की तरफ जाना है तो आपको ओबीसी को रेफ़र करना पड़ेगा, आपको आना चाहिए। उनके क्लॉज जो हैं उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली डिफ़ाइन किया हुआ है कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी बिल्डिंग के अंदर। अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम आप इंस्टॉल कर रहे हैं, अगर आप फायर अलार्म सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, तो उसके अंदर उन्होंने कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस की दी हुई है। तो एनी हाउ हम आगे चलते हैं कि यहाँ पे जितनी भी फील्ड्स हैं इनको रेगुलराइज कनाडा ने किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर इंजीनियर्स हैं तो इनको पीएच का लाइसेंस लेना पड़ेगा इंजीनियर्स के लिए। अगर जो मेडिकल के अंदर जो हैं डॉक्टर, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, उनके अपने एसोसिएशंस हैं, लॉयर्स की अपनी एसोसिएशन है। इवन के इलेक्ट्रिशियन एंड प्लम्बर्स दे डू हैव देयर ओन लाइसेंस। तो अगर आप लाइसेंस इलेक्ट्रिशियंस नहीं है तो कंपनी आपको एज इलेक्ट्रिशियन भी हायर नहीं करेगी। तो ये इन्होंने कैसे सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया ताकि कोई भी नॉन टेक्निकल आदमी इस तरह के सेंसिटिव टेक्निकल चीज़ों के अंदर हाथ ना डाले, ताकि जो ह्यूमन सेफ्टी फैक्टर है उसको प्रायोरिटी मिलती रहे। अच्छा, दूसरी चीज़ अब यहाँ पे जो हम डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या प्री रिक्विजिट हैं यहाँ पे जॉब लेने के लिए। जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरे पास क्योंकि लाइसेंस नहीं था कनाडा का। जो इंजीनियरिंग इनके एसोसिएशन है, क्योंकि मैं ओंटारियो में था, ओंटारियो का एक अपना एसोसिएशन है जिसको ये पीईओ कहते हैं, प्रोफेशनल इंजीनियर्स ओंटारियो। अगर आप सस्कैचुअन में जाएंगे, सस्कैचुअन की अपनी है, एल्बर्टा की अपनी है, मैनिटोबा, ब्रिटिश कोलंबिया इनका, और जो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है उनकी, इन सब की अपनी अपनी एसोसिएशन है। तो आपको जिस भी प्रोविंस के अंदर जाना है तो वहाँ पे आपको पहले रजिस्टर्ड करना पड़ेगा अपने आप को। और वो आपको एक प्रिलिमिनरी लाइसेंस देंगे जिसको इंजीनियर इन ट्रेनिंग कहते हैं, ईआईटी। आपको पहले वो मिलेगा, उसके बाद वो देखेंगे आपकी डिग्री क्या है। अगर आपकी कैनेडियन डिग्री है तो वो आपको डायरेक्ट, फिर कुछ एक्सपीरियंस है इनका 4 इयर्स आपका होना चाहिए ओवरऑल एक्सपीरियंस, एंड 1 ईयर आपका कनाडा के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियर पीएच जिसके पास लाइसेंस हो। तो वो आपकी जो एक्सपीरियंस है उसको वेरीफाई करेगा और उस एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर फिर आपको प्रोफेशनल इंजीनियर पीएच का यहाँ पे लाइसेंस मिलेगा। तो मैं जब आया था तो मेरे पास ये लाइसेंस नहीं था। तो बहुत सारी जॉब्स के अंदर जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे रिप्लाई नहीं था उनका सिंपल जो था रिजेक्शन यही था कि आपके पास लाइसेंस नहीं है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप इंजीनियरिंग की जॉब के अंदर अप्लाई कर ही नहीं सकते टेक्निकली। तो ये चीज़ मुझे पता नहीं थी, क्योंकि हम जब तक लाइसेंस नहीं होता हम इंजीनियर हैं ही नहीं यहाँ के। तो हम डिज़ाइनर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा मतलब डेजिग्नेशन हो जिसके अंदर इंजीनियर ना लगता हो साथ, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए।
मेरे पास क्योंकि दुबई का एक्सपीरियंस था, तो मैंने जब यहाँ पे प्रोफेशनल इंजीनियर एसोसिएशन जो पीईओ ओंटारियो की है उसके अंदर जब मैंने अप्लाई किया, तो उन्होंने मुझे मतलब एक रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, बेशक आपकी डिग्री कैनेडियन नहीं है, लेकिन आपके पास क्योंकि एक्सपीरियंस है मोर देन 5 ईयर्स, तो हम आपका एक्सपीरियंस काउंट करके हम आपको 2 ऑप्शंस देंगे। आपको प्रोफेशनल इंजीनियर जो लाइसेंस है वो डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको 2 ऑप्शंस दी जाएंगी। या तो आप डायरेक्ट कंफर्मेटरी एग्ज़ाम दे दें, या फिर आप जो है इंटरव्यू के लिए, टेक्निकल इंटरव्यू के लिए आप अपीयर हो जाएं। अगर टेक्निकल इंटरव्यू के अंदर हम क्लियर कर जाते हैं लेट्स सपोज, तो हमारा डायरेक्ट कंफर्मेटरी एग्ज़ाम जो टेक्निकल एग्ज़ाम है वो वेव ऑफ करके, तो हमें फिर कनाडा के अंदर वही जो पुराना 12 महीने वाला 1 ईयर आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, कैनेडियन एक्सपीरियंस अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियर, जिसके पास पीएंज हो, तो उसकी बेस के ऊपर आपको प्रोफेशनल इंजीनियर का लाइसेंस पीएंज मिल जाता है। तो मुझे इन्होंने ईआईटी इंजीनियरिंग ट्रेनिंग का लाइसेंस तो मुझे प्रीलिमिनरी वैसे मिल गया है अभी, और प्रोफेशनल इंजीनियर का जो फाइनल एग्ज़ाम है और इंटरव्यू मुझे दोनों की कॉल आ गई है। उन्होंने कहा कि आप अपीयर हो जाएं, आप इट्स योर चॉइस, यू कैन अपीयर इधर इन इंटरव्यू और इन टेक्निकल एग्ज़ाम। तो मैं इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहा हूँ। अगर मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाता तो वेल एंड गुड, नहीं तो सेकंड ऑप्शन मेरे पास टेक्निकल एग्ज़ाम है। मुझे टेक्निकल एग्ज़ाम 4 क्लियर करने होंगे, जिसके अंदर 3 हमारे पास जो है वो टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं, जिनके अंदर आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स वो आपको देते हैं कि आपको ग्रुप्स होते हैं 4, आपको उन 4 ग्रुप में से 3 सेलेक्ट करने होते हैं, और 4th जो है वो कंपल्सरी होता है, जिसके अंदर आपको इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के हवाले से आपको देखा जाता है कि आपने जो फील्ड जो मतलब आपका एक्सपीरियंस है उसके दूसरों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आए हैं, आपकी सुपरविजन कैसी थी, आपने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर कितना काम किया है, तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ती है उसके अंदर। मतलब टोटल आपके पास 4 एग्ज़ाम जो है हमें देने पड़ते हैं इसके अंदर। उसके बाद वो प्रोफेशनल इंजीनियर का लाइसेंस आपको दे देते हैं। जब आपके पास पीएंज आ जाता है, देन आपके लिए पूरा कनाडा ओपन है, फिर तो आप हर जगह पे अप्लाई करो। जो चीज़ मैंने मतलब फ़ील किया है यहाँ पे आके, यहाँ पे रेसिज्म नहीं है। आप किसी भी कंपनी के अंदर अप्लाई करो, आप मतलब किसी भी कंट्री से हो, आपकी कोई भी डिग्री है, डजेंट मैटर, एज लॉन्ग एज यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोड्स, यू हैव प्रोफेशनल इंजीनियर लाइसेंस, आपको हर कंपनी यहाँ पे हायर करेगी। एंड दे डोंट बॉदर कि आप कहाँ से आ रहे हो, आपकी डिग्री क्या है, आपके पास एक्सपीरियंस कहाँ का है। इफ़ यू हैव ए प्रोफेशनल इंजीनियर लाइसेंस, देन वो आपको कंसिडर करेंगे इक्वल बेसिस बाकी जो कैंडिडेट आ रहे हैं। जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैं जिस कंपनी के अंदर जॉब कर रहा हूँ, इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंपनी, और ये बेसिकली माइनिंग की कंपनी है, गोल्ड माइनिंग की कंपनी है। और जो मेरे पास डिग्री पाकिस्तान की है, लेकिन जो मेरे साथ वाले ऑफिस के अंदर आदमी है उसके पास UCLA USA से उसकी डिग्री है, और हमारे एक कुलीग है शी इज़ फीमेल, और उसके पास यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की डिग्री है। तो वो वर्ल्ड जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है वहाँ से वो आए हुए हैं, एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन मुझे उन्होंने बराबर की एक पोजीशन दी है, और हम और वो बराबर हैं। अगर कंपनी के अंदर देखेंगे, हम प्रिविलेजेस के अंदर देखेंगे, हमारी सैलरी पैकेज जो भी हैं बोथ आर इक्वल। तो ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है, मतलब वो आपको बराबर ही कंसिडर करते हैं। बाकी अब हमारा जो थर्ड पार्ट है इस व्लॉग बनाने का, दैट इज़ कि हम जॉब किस तरह सर्च करें यहाँ पे, कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और टू बी ऑनेस्ट, जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि मतलब इट्स हार्ड टू फाइंड अ जॉब इन कनाडा, बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पे, एंड मोस्टली इंजीनियर्स डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, तो जॉब्स आर हार्ड टू फाइंड। तो मतलब तुम दूसरी ऑप्शंस को ओपन रखो, तुम ऊबर वगैरह भी ड्राइव कर सकते हो, तुम मतलब ट्रक का लाइसेंस लेके ट्रक चलाओ। बट यू नो, मेरे दिल में था कि यार आई एम इंजीनियर, व्हाई शुड आई गो फॉर ऊबर एंड ड्राइवर, and I have skill, I have a technical information, I can appear in any interview, I can clear my technical interview। तो ये मतलब मेरे दिल में था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी कोई भी जॉब नहीं की। एंड मैंने प्रॉपर स्टडी की यहाँ पे आके, मतलब मेरी लैंडिंग तो सस्कैचुअन में थी और रिजाना में थी, और वहाँ पे मुझे 14 डेज़ का क्वारंटीन भी करना पड़ा था, क्योंकि जब तब क्वारंटीन वाली कंडीशन थी कनाडा के अंदर कोविड की वजह से। तो मैंने 14 डेज़ को जो क्वारंटीन किया उसको मैंने यूटिलाइज़ किया। मैंने
हर प्रोविंस की, हर सिटी की मैंने, क्योंकि मेरा फोकस था ओंटारियो के अंदर जॉब करने का, टोरंटो के अंदर जॉब करने का, तो मैंने टोरंटो के डिफरेंट रीजन को लिस्ट डाउन किया। हर रीजन के अंदर जो मेरे एक्सपीरियंस के रिलेटेड कंपनी थी उसको मैंने लिस्ट डाउन किया, और वो मैंने हर कंपनी को उनकी वेबसाइट, उनके लिंक्डइन के ऊपर कॉन्टैक्ट्स मैंने डेवलप किए, वेबसाइट चेक की, ग्लासडोर के ऊपर मुझे जो जॉब्स वगैरह आ रही थी उनको मैंने चेक किया, और जो टेक्निक मैंने यूज़ की वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। एंड मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहता हूँ दैट विद इन 3 months आई गॉट 2 ऑफर्स एंड बोथ वर द बेस्ट ऑफर्स आई कैन से। और मतलब अच्छी सैलरीज के ऊपर, जो अबव मार्केट सैलरीज हैं, उसके ऊपर मुझे दोनों ऑफर्स मिली विद इन 3 months। तो ये मेरी सबसे बड़ी कामयाबी थी कनाडा आने के बाद। सबसे पहले तो मुझे ये देखना था कि कौन सी कंपनीज हैं जो मेरे फील्ड के रिलेटेड हैं, क्योंकि मेरा बिल्डिंग साइट से रिलेटेड फील्ड था। तो मैंने सबसे पहले कंसल्टेंसीज को ओपन किया, कॉन्ट्रैक्टर्स को मैंने ओपन किया, मैंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ओपन ही नहीं किया क्योंकि मेरा वो फील्ड ही नहीं था। फिर हर जो कंसल्टिंग कंपनी थी उसको मैंने फिर लिंक्डइन के ऊपर सर्च किया, वहाँ पे मैंने देखे जो उनके जो टीम लीड्स हैं, इनके प्रिंसिपल्स, इंजीनियर हैं, एसोसिएट्स हैं, मैंने उनके साथ लिंक्डइन के ऊपर कॉन्टैक्ट्स डेवलप किए, उनके साथ मैंने अपनी रेज्यूमे को शेयर किया, उन्हें बताया कि मेरे पास ये स्किल्स हैं, और फिर मैंने ग्लासडोर के ऊपर, इंडीड के ऊपर जॉब्स को सर्च किया। फिर जो ग्लासडोर के ऊपर जॉब आती थी, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी XYZ कंपनी की जॉब आई है, तो वो XYZ कंपनी को मैं लिंक्डइन के ऊपर ओपन करता था। लिंक्डइन के ऊपर ओपन करके मैं उनके लिस्ट डाउन करता था कि इनके की इंजीनियर्स कौन से हैं। उनके फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर है तो इलेक्ट्रिकल का हेड कौन है, उनका प्रिंसिपल कौन है, उनके एसोसिएट कौन है, उनके HR मैनेजर के साथ मैंने कॉन्टैक्ट्स डेवलप किए। तो इससे क्या हुआ कि मेरी रेज्यूमे डायरेक्ट उन लोगों के पास पहुंची जो कि मतलब इन्वॉल्व थे इस हायरिंग प्रोसेस के अंदर। तो मेरे लिए ये इजी हो गया कि मैंने अपनी जो लाइन में लगते थे, मैं उस लाइन से बाहर होके मैंने अपने आप को डायरेक्ट उनके सामने कर दिया। मेरी रेज्यूमे उनके सामने चली गई, उनके टेबल पे चली गई, मेरे स्किल्स वगैरह उनको पता चल गया। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प दी थी। बाकी यहाँ पे कंसल्टिंग फील्ड के अलावा जो इलेक्ट्रिकल साइड के ऊपर हम देखें तो कंट्रोल सिस्टम की यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स यहाँ पे आती हैं। आपकी ऑटोमेशन के ऊपर बहुत सारी जॉब्स हैं यहाँ पे। आपकी रोबोटिक्स के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर आपकी बहुत सारी जॉब्स हैं जो कि मैं नहीं कर सकता था क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस वो नहीं है। अच्छा, लेट्स सपोज आपने एक जॉब के अंदर अप्लाई किया, आपको इंटरव्यू की कॉल आई। अब इंटरव्यू की कॉल के यहाँ पे दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप होगा कि आपको HR डिपार्टमेंट से कॉल आएगी। HR डिपार्टमेंट वाले कॉल करके आपसे बेसिक से क्वेश्चन पूछेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट ये थी, आपको 1 2 3 ये सारी रिक्वायरमेंट्स हमारी हैं, क्या आपको ये सब कुछ आता है, कैन यू डू इट। वो फिर आपसे आपके सैलरी पैकेज वगैरह भी समटाइम्स पूछती हैं, आपकी क्या रेंज है, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी, आप मतलब कहाँ पे रह रहे हो, आप के पास कितना एक्सपीरियंस है। तो वो एक क्रॉस चेक करेंगे। दैट इज़ इंटरव्यू, यू कैन से इट्स अ प्री इंटरव्यू। तो जब वो आपके साथ कांटेक्ट टेलीफोन के ऊपर जब आपका इंटरव्यू कर लेंगे, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, फिर वो आपको कहेंगे ठीक है आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा, उसकी वो डेट देंगे, ईमेल आपको आ जाएगी विद इन 1 or 2 days। टेक्निकल इंटरव्यू जब हम कहते हैं तो इट रियली मीन्स टेक्निकल इंटरव्यू। मैंने दुबई के अंदर जिस भी कंपनी के अंदर जॉब की थी तो मेरा किसी कंपनी के अंदर कोई टेक्निकल इंटरव्यू नहीं हुआ जिसमें मैं कहूँगा ये वाकई उन्होंने प्योर टेक्निकल क्वेश्चंस मेरे से किए हैं। तो वो मतलब एक मतलब सतही लेवल का वो क्वेश्चंस करते थे बड़े बेसिक से। लेकिन जब मैं कनाडा के अंदर आया तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वो टेक्निकल इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं और प्योर टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे 2 इंटरव्यू हुए और दोनों के जो इंटरव्यूज़ थे, टेक्निकल इंटरव्यूज़ थे, वो मोर देन 1 hour तक थे। मतलब 1 घंटे तक वो आपसे क्वेश्चंस करते हैं। मतलब पहले 5-10 मिनट तो वो आपसे हाय हेलो करेंगे कि आप न्यू टू कनाडा हैं, आपको कैसा लग रहा है, वेदर कैसा है, ये सारा कुछ आपसे पूछेंगे। लेकिन उसके बाद वो टेक्निकल इंटरव्यू जब स्टार्ट करेंगे देन 1 by 1 वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। एंड हर इंटरव्यू के अंदर तकरीबन 2 से 3 आदमी होते हैं इनके जो। अब टेक्निकल इंटरव्यू जब आपने क्लियर कर दिया, आपको ईमेल आ गई कि आपका 3rd इंटरव्यू होगा, तो 3rd इंटरव्यू जब आपको कॉल आ जाए कि आप ऑफिस के अंदर विज़िट करें, इसका मतलब है कि आपको जॉब मिल गई है।
अब ऑफिस के अंदर जब वो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएंगे, वो बेसिकली आपसे हाई हेलो करना चाहते हैं, आपको आपकी पर्सनैलिटी को देखना चाहते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं बात करने में। फिर वो आपको अपना ऑफिस विज़िट करवाएंगे। यहाँ पे मोस्टली कंपनीज इसी तरह करती हैं, जहाँ पे आपकी जॉब होती है, आपका वर्क प्लेस, वो आपको विज़िट करवाया जाता है कि ये आपकी जगह है, आप यहाँ पे बैठेंगे, और हर चीज़ उन्हें कंपनी के पॉलिसीज़ और कंपनी के मतलब फ़ायदे बताए जाते हैं कि इनके क्या प्रिविलेजेस एंड पर्क्स हैं, यहाँ के क्या सैलरी पैकेज है आपका, कब तक आप ज्वाइन कर सकते हैं कंपनी को। तो वो हर चीज़ वहाँ पे डिस्कस होती है। दैट इज़ कॉल्ड अ थर्ड इंटरव्यू। जब थर्ड इंटरव्यू हो जाए तो समझिए आपकी जॉब हो गई है यहाँ पे। हमारी वीडियो का जो फोर्थ पार्ट है वो है कि सैलरी रेंज यहाँ पे क्या है इंजीनियर्स की। जो इंजीनियर्स हैं वो मोस्टली जो जूनियर इंजीनियर्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं डिज़ाइनर्स हैं, क्योंकि उनके पास प्रोफेशनल इंजीनियर का लाइसेंस नहीं है, दे हैव AIT लाइसेंस, इंजीनियर इन ट्रेनिंग। तो उनकी जो सैलरी रेंज है दैट इज़ फ्रॉम 60,000 to 65,000, इतनी देते हैं यहाँ पे सैलरीज। लेकिन जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, आपके पास प्रोफेशनल इंजीनियर का लाइसेंस आ जाता है, तो आपकी सैलरी को वो जब जॉब के अंदर देखेंगे तो आपको मिनिमम भी वो 85 to 95,000 आपको पे करते हैं कैनेडियन डॉलर्स। दिस इज़ ग्रॉस सैलरी। जब हम ग्रॉस सैलरी को कहते हैं तो ये टैक्स को इंक्लूड करके, टैक्स अभी इसमें से डिडक्शन नहीं करेंगे वो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पे कनाडा के अंदर बहुत सारी माइंस भी हैं, जैसे गोल्ड माइंस होंगी, इनके पास कोल की माइंस हैं। अल्बर्टा के अंदर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ की बहुत सारी जॉब्स हैं। ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर माइंस जो है वो बेसिकली माइनिंग उनका डिपार्टमेंट सबसे बड़ा है ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के अंदर। ओंटारियो के अंदर भी हैं, रिमोट एरियाज़ के अंदर। जब माइन के अंदर आप जॉब करेंगे तो ये मोस्टली फ्लाई इन फ्लाई आउट ऑपरेशन होती हैं कि आपको वो मतलब 10 दिन, 2 वीक, 2 वीक्स, 1 वीक डिपेंड करता है। अब 1 वीक जॉब, 1 वीक ऑफ, या 2 वीक्स जॉब, 2 वीक्स ऑफ, ये उनकी रोटेशन होती है। उनकी सैलरीज नॉर्मल कंपनी से बहुत हाई होती हैं। नॉर्मली ये 6 फिगर सैलरीज देती हैं। जो माइन की कंपनीज हैं ऑलमोस्ट सारे ही 6 फिगर सैलरीज देते हैं। माइन की कंपनीज के अंदर आप देखें, न्यूमॉन कॉरपोरेशन होगी, DMC इनके पास हो गई, बैरी गोल्ड इनके पास होगी। तो ये बहुत सारी कंपनीज हैं यहाँ पे, आप इनको भी चेक कर सकते हैं। रिमोट एरियाज़ के अंदर से भी ये एक चीज़ है कि ये नॉर्दर्न साइड पे होते हैं तो ठंड वगैरह काफ़ी होती है। लाइक हमारी जो माइन है यहाँ पे जो टेम्परेचर, जो विंटर के अंदर टेम्परेचर है दैट इज़ नॉर्मली -30, -35, इवन आई हैव सीन -40 डिग्री टेम्परेचर। लेकिन इनके पास फैसिलिटीज़ काफ़ी होती हैं यहाँ पे, तो ऐसा कोई फील नहीं होता अनलेस अनटिल जब आप ऑफिस जाते हैं। तो वो जो 5-10 मिनट की वॉक होगी जो ट्रेल के ऊपर, दैट इज़ ओनली प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल में इतना कोई इशू नहीं है। अगर आपको 6 फिगर सैलरीज मिल रही है तो आई डोंट थिंक सो ये नहीं कोई 5 मिनट की हार्डशिप आप को प्रॉब्लम करेगी। ओके गाइस, अगर आपकी मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रोफेशनल इंजीनियर एसोसिएशन, जो PEO या किसी भी इंजीनियरिंग एसोसिएशन के अंदर जो लाइसेंस का प्रोसेस है वो किस तरह स्टार्ट करना है, ताकि जब आप कनाडा में लैंड हो तो वेल बिफोर लैंडिंग आप ये प्रोसेस स्टार्ट करें, और जब आप कनाडा में आएँ तो विदिन 2 or 3 months यू गेट योर लाइसेंस। तो वो प्रॉब्लम ना हो जो मुझे फेस करनी पड़ रही है। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फ्यूचर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।